दोस्तों एक शेर है कि जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा तुमको। ये कहानी दोस्तों एक ऐसी खाक में मिल गई बच्ची की जान की है जिसको अब हम सिर्फ किताबों में मिल सकते हैं। दोस्तों डायरी हम सब ने अपने जीवन की किसी न किसी पेज में लिखी है, जिसमें आप अपने डेली की लाइफ हैपनिंग्स, अपने थॉट्स और जो भी आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आप उसमें लिख सकते हैं। आप में से कुछ लोग तो डायरी लिखते भी होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ही एक 15 साल की बच्ची की डायरी की, जिसने दोस्तों अपनी डायरी में इतनी ऑनेस्टी के साथ जो भी चीज़ें लिखी थी। और आप सोचिए कि 15 साल की बच्ची की डायरी में ऐसा क्या लिखा हो सकता है कि जब वो बाहर आई तो उसने दुनिया को लहला के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं दामो कैद। तो 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जन्म होता है एनेलिस मार्लिन फ्रैंक का। ये एक यहूदी परिवार में इसका जन्म होता है। इसके पिता ऑटो फ्रैंक, माता एडिथ और बहन मार्गोट। इन 4 लोगों का बहुत सुखी परिवार होता है दोस्तों। जो ऑटो फ्रैंक होते हैं वो एक डच कंपनी में जॉब करते हैं जो कि एल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है। एल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और वहीं पे इनकी ज़िंदगी दोस्तों आराम से चल रही होती है। हम सबको पता है कि 1930 आते आते जो नाजीवाद था उसकी जड़ें जर्मनी बहुत मजबूत हो गई थी। और इनफैक्ट 33 आते आते हिटलर ने सत्ता हासिल कर ली थी और एडोल्फ हिटलर की सत्ता में आने के बाद यहूदियों की ज़िंदगी नरक हो गई। उसी साल दोस्तों क्या होता है कि इसके जो पिता होते हैं ऑटो फ्रैंक, वो उस कंपनी में प्रमोट हो जाते हैं मैनेजर की पोस्ट पे। तो वो डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो नीदरलैंड मूव करेंगे और वो 1933 में नीदरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर ही अपना गुजर बसर करने लगते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल इन नीदरलैंड टिल 1940। 1940 में नाजी नीदरलैंड पर हमला करते हैं और 42 आते आते वो पोलैंड को कैप्चर भी कर लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे इतनी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं यहूदियों के ऊपर। यहूदी बच्चों को अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको अपनी ड्रेस के ऊपर एक पीला सितारा पहनना पड़ेगा, जिससे एक डिफरेंस पता चल सके यहूदियों में और नाजीज़ में और डच लोगों में। इसके अलावा वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, वो शॉपिंग सिर्फ 3 से 5 के बीच में कर सकते थे। ऐसी कई तरह की पाबंदियाँ उन पर जो है हिटलर सरकार ने लगा दी थी। अब 12 जून 1942 को एनेलिस का बर्थडे होता है। उसको बहुत सारे, लेकिन उसमें से उसका जो सबसे पसंदीदा गिफ्ट होता है वो होती है डायरी। एक लाल चेकदार डायरी जिसको वो प्यार से बुलाती है किटी। दोस्तों एनेलिस उस दिन से डायरी लिखना स्टार्ट करती है। और एनेलिस की अगर बात करें तो वो एक बहुत ही नोटोरियस, टॉकेटिव, हंसमुख और चुलबुली लड़की होती है जो कि एक साधारण बच्ची की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। वो उस दिन से डायरी लिखने की शुरुआत करती है, लेकिन डायरी लिखने के 1 महीने के बाद ही 5 जुलाई 1942 को उसकी बहन मार्गोट को नाजियों के द्वारा बुलावा आता है उनके दफ्तर में पेश होने का। अब नाजियों के द्वारा बुलावा आने का दोस्तों मतलब सीधा सही होता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कैंप बेसिकली हिटलर ने बनवाए थे, जहाँ पे वो यहूदियों को ले जाके उनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता था और अल्टीमेटली नाज़ी उनको मार देते थे। तो उन मार्गोट को जब वहाँ बेचने का बुलावा आता है तो उसके पिता ऑटो फ्रैंकी डिसाइड करते हैं कि हम सब पूरे परिवार के साथ एक हाइड आउट में छुपाएंगे, जो कि उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में, जिसको सीक्रेट एनेक्स कहते हैं। सीक्रेट एनेक्स दोस्तों ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में सबसे ऊपरी मंजिल पे स्थित होता है। ये 4 कमरों वाली एक बहुत छोटी सी तंग जगह होती है, जहाँ पर अंधेरा आने की कोई ज़्यादा वो नहीं है, खिड़की नहीं है, और खिड़की जो है भी तो पूरे टाइम बंद रहती है। छोटा सा वॉशरूम है। तो ये सारे जाकर वहाँ पे रहने लगते हैं। अब एनी ए की मानसिकता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितनी मासूम थी। वो इनिशियली हाइड आउट में छुपने को ये समझ रही थी, एडवेंचरस समझ रही थी बेसिकली। उसको ये लग रहा था कि कोई मज़ेदार बात है और वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे गए हैं बेसिकली। क्योंकि उसको ये पता चला था कि उसके साथ में ही एक दूसरा परिवार भी वहाँ पर आने वाला है, जो कि वैन दान का परिवार था। उस परिवार में मिस्टर और मिसेस वैन दान और उनका लड़का पीटर होते हैं। फिर बाद में वहाँ पे एक डच आदमी भी आता है, मिस्टर डसेल, जो पेशे से एक डेंटिस्ट होते हैं।
इस हाइड आउट में छुपने में इनकी मदद जो करते हैं, यानी जो इनको बाहर से कनेक्ट रखते हैं दुनिया से, जो बाहर की खबर इन्हें देते हैं और इनका जो राशन और वो सब सप्लाई इनको नेसेसरी चीज़ों की देते हैं, वो करते हैं डच कपल मिप गीस और जैन। अब आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ तक दे आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दे ओनली हैव रेडियो टू फिगर आउट व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड देयर हाइड आउट। तो वो रेडियो पर ही बाहर की खबरें सुनते हैं और वो सब फिगर आउट करते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। फिर दोस्तों क्या होता है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का माहौल था हाइड आउट में, कि एनी अपनी किताब में लिखती है कि जब भी कोई छोटी सी आवाज़ भी आती थी, छोटी सी आग भी होती थी, तो उन्हें ये लगता था कि वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर दिन रात मौत का साया छाया हुआ था बेसिकली। फिर अल्टीमेटली वो पकड़े भी जाते हैं हाइड आउट में 2 साल छिपे रहने के बाद 4 अगस्त 1945 को। अब दोस्तों 4 अगस्त 1944 सॉरी। अब दोस्तों उन्हें किसी ने धोखा दे दिया है, वो पकड़े जा चुके हैं। उनके पकड़े जाने के बाद में सबसे पहले उनको ले जाया जाता है वेस्टाबोर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जिसके बाद उन्हें वेस्टाबोर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से निकाल कर ऑस्ट्रिच में ले जाया जाता है। ऑस्ट्रिच में एनी अपने माता पिता से अलग हो जाती है और एनी और उसकी बहन मार्गोट, इनको ले जाया जाता है बर्गन बेल्सन के एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जहाँ पर टाइफस नाम की बीमारी का कहर होता है। टाइफस एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी उस टाइम। टाइफस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बर्गन बेल्सन के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 70% पॉपुलेशन जो थी वो टाइफस से ही मरी थी। फिर अगस्त 1945 में एनी और उसकी बहन वहाँ पर आ जाते हैं, वो 4-5 महीने पर सर्वाइव करते हैं। फिर अल्टीमेटली मार्च 1945 में जो उसकी बहन होती है, पहले वो फिर बाद में एनी, ये दोनों टाइफस से ही मर जाते हैं। दिस बुक इज बेसिकली अबाउट आवर एक्सपीरियंस थ्रू आउट द हाइड आउट। So while reading this book, you will figure out how she fell in love with Peter, how she fought depression, how Nazis were torturing Yahudis, and कैसे उसका राशन सप्लाई करने वाला जो था उसको नाजियों ने पकड़ के मार दिया था, कैसे जर्मन्स और नाजीज टॉर्चर कर रहे थे यहूदियों को, और कैसे उसको भयानक सपने आ रहे थे, और बहुत कुछ। शी वॉन्ट्स टू बी ए जर्नलिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो जर्नलिस्ट तो नहीं बन पाई, बट उसकी डायरी में उसने मोटल बना दिया। अब मैं आपको एक उसका लिखा हुआ कोट करके बताऊंगा कि कैसे एक 13 साल की बच्ची को ये लग रहा था कि उसकी डायरी को कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये डायरी दोस्तों जब बाहर आई तो 30 से ज़्यादा भाषाओं में और 70 से ज़्यादा देशों में पब्लिश की गई। वो सैटरडे जून 20, 1942 को लिखती है, राइटिंग अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. And दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छा कोट, सबसे प्यारा कोट लगा इस किताब का, वो ये है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कागज़ में इंसान से ज़्यादा धैर्य होता है। और उस किताब को पढ़ते हुए जो मेरी लर्निंग्स हैं वो ये हैं कि नो मैटर हाउ हार्ड योर लाइफ गेट्स, नो मैटर हाउ बिग योर सफरिंग इज, यू शुड नेवर लूज होप। कुछ अच्छा होने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि जैसा आपने भी सुना होगा, हम सब ने सुनाई है कि कितनी भी घनी रातों पर सुबह होती है। और द सेकंड थिंग इज दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, we blame people, but sometimes people are not bad, they are in that situation that is bad। वो जिस सिचुएशन में होते हैं वो हम नहीं देख पाते, इस वजह से जो लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं वो हमें हर्ट करता है, हमें ऐसा लगता है कि वो गलत है, बट ऐसा हर बार नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि जब वो मर चुकी थी तो किताब पब्लिश कैसे हुई। वॉर ख़त्म होने के बाद उसके पिता ऑटो फ्रैंक इकलौते सर्वाइवर थे वर्ल्ड वॉर के, तो वो 2 हफ्ते के बाद वापस से साइड आउट में जाते हैं और उनको ये डायरी मिलती है मिप गीस से। उसके बाद वो इस डायरी को पब्लिश कराने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों जब ये डायरी आती है तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 30 से ज़्यादा भाषाओं में और 70 से ज़्यादा देशों में ये पब्लिश की जाती है, और एक टाइम पे ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी बनती है। और अगर आपको वॉर जर्नल्स पढ़ने का शौक़ है तो दिस बुक इज़
डेफिनेटली फॉर यू, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी सटीकता से, जितने ईमानदारी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में इस किताब में इस बच्ची ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि और कोई वॉर जर्नल या वॉर डॉक्यूमेंट ऐसा कर पाया है। तो ये किताब बिल्कुल पढ़िए, और इस किताब को पढ़ने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग से मेरे साथ शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई किताब पढ़ूँ, मैं किसी किताब पर वीडियो करूँ, तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो जो नेक्स्ट किताब मैं पढ़ने वाला हूँ दोस्तों, बेसिकली वैसे वो है ये मेटामॉर्फोसिस, फ्रांज काफ्का की। मैंने उनकी किताबें कभी नहीं पढ़ी है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसा क्या एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।